हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में रेलवे स्पेशल जीके टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपकी आगामी आने वाली एनटीपीसी परीक्षा और रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल रेलवे के द्वारा काफ़ी बार पूछे गए हैं और आगामी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं। उससे पहले कल मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो कल मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था वीडियो के एंड में कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन थे सिंधु, अमेजॉन, मिसिसिपी, नील। तो फ्रेंड, इसका 95% लोगों ने सही जवाब दिया था, एक दो लोगों ने थोड़ी गलत कर दिया था। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है नील नदी। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी। और लोग का अमेजॉन में बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो अमेजॉन फ्रेंड्स लार्जेस्ट अगर पूछेगा आपसे तो आप अमेजॉन लगाएं। लार्जेस्ट यानी वॉल्यूम, अगर आप एक टाइप का कहेगा अगर पानी का आयतन में, अगर सबसे ज्यादा आयतन के हिसाब से पूछेगा तो आप आंसर अमेजॉन लगाएंगे, लेकिन लॉन्गेस्ट अगर पूछेगा तो आप आंसर नील नदी लगाएंगे, जो कि अफ्रीका में बहती है। ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और हाँ, जिन लोगों को मेरी वीडियो की पीडीएफ वगैरह चाहिए वो मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहीं पे सारी वीडियो की जो पीडीएफ होती है पोस्ट कर देता हूँ वहाँ पे। ठीक है ना फ्रेंड। तो चलिए पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। हम आपके यहाँ रेलवे पार, ये हमारा मोटो है और हमको रेलवे में सिलेक्शन लेना है हर हालत में, हर कीमत पे। ठीक है ना। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस वर्ष की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स ये, और काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आज के टाइम में, ये हर एग्जाम में आता है सवाल ये। तो फ्रेंड, जो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने करी थी वो करी थी आपकी 30 जनवरी 1948 को। ठीक है ना फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है ज्योग्राफी का, काफी बार एग्जाम में आता है, एसएससी वगैरह में, रेलवे ने भी सवाल को पूछ रखा है। तो फ्रेंड, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, आइलैंड है, वो है आपका ग्रीनलैंड। ठीक है ना फ्रेंड, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, सूर्य मंदिर, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो फ्रेंड, ये जो सूर्य मंदिर स्थित है ब्लैक पैगोडा का, ये स्थित है उड़ीसा के कोणार्क में, ऑप्शन नंबर बी। इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने करवाया था। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है। और अभी है अभी दिसंबर में ही 1 से लेकर 5 तारीख दिन आज की डेट तक सैंड आर्ट फेस्टिवल भी कर रहा है यही कोणार्क में। तो करंट अफेयर क्वेश्चन भी आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी। तो फ्रेंड्स, तरंग दैर्घ्य उसकी अधिकतम होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्घ्य में रेसिप्रोकल संबंध होता है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसका तरंग दैर्घ्य कम होती है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है। तो तरंग दैर्घ्य किसी ज्यादा होगी। अब हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, जब नहीं आपको ऑप्शन वहां पे ऐसे ही मिले तो आपको सबकी फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्घ्य याद करनी पड़ेगी आपको। तो फ्रेंड, ऑप्शन के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणें। ये वही अवरक्त किरणें हैं जिसका प्रयोग आप रिमोट कंट्रोल वगैरह में करते हैं। घर में जो टीवी का रिमोट कंट्रोल होते हैं, घर बैठे बैठे आप अपना चैनल चेंज कर लेते हैं टीवी का, उसमें यही किरणें होती हैं, इंफ्रारेड किरणें होती हैं फ्रेंड। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है। तो फ्रेंड, संगम साहित्य साउथ में हुआ था, तमिलनाडु में इसको कराया गया था, और ये 3 या 4 बार हुआ था। ये मुझे कंफर्मेशन याद नहीं, जहां तक 3 या 4 संगम साहित्य हुए थे साउथ में। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये जो इनकी जो रचना की गई है वो तमिल भाषा में ही की गई है। राइट आंसर होगा आपका तमिल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड, अभी हाल ही में रिसेंटली क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछा भी गया था। तो फ्रेंड, जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है वो माना जाता है लॉर्ड मैकाले को, ऑप्शन नंबर ए। और लॉर्ड मैकाले की नीति ये थी कि हम भारत में अपनी शिक्षा नीति को इस प्रकार करेंगे कि जो यहाँ के भारतीय होंगे दिखने में तो भारतीय लगेंगे, लेकिन सोच विचार से वो अंग्रेज होंगे। और ये हो भी रहा है। देखिए, मैक्सिमम लोग आज वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, अपने कल्चर को छोड़ रहे हैं, और जो वेस्टर्न वाले हैं वो हमारे कल्चर को अपना रहे हैं। तो ये अंतर दिख रहा है फ्रेंड। तो कहीं ना कहीं नीति सही भी रही है, सक्सेस हुई है मतलब। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़े कंफ्यूजिंग सवाल होता है इसमें। कथकली में, कथकली और कथक में बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो फ्रेंड, अगर कथक पूछेगा तब तो आंसर आप लगाएंगे उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन दिया होगा उत्तर भारत, तब आप ये आंसर लगाएंगे। कथकली है ये केरल का है, याद रखिएगा। ये कहाँ का है, ये केरल का है। और आपको ये बताना चाहूंगा कि साहित्य नाटक अकेडमी के द्वारा हमारे भारत में टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य को मान्यता प्राप्त हुई है। तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं टोटल, 8। जैसे आपको और ऑप्शन बताऊं मैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी उड़ीसा का है, सत्रिया असम का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है, मोहिनी अट्टम है ये केरल का है, कथकली केरल का है, कथक हो गया। ये आपका 8 हो गया शास्त्रीय नृत्य। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी ये संविधान सभा की, और मेन समिति यही थी जिसने पूरे संविधान को लिखा था, बनाया था। तो फ्रेंड्स, प्रारूप समिति थी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है ना, जिन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर
सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और जब मैंने आपको नोबेल प्राइज पढ़ाए थे अभी हाल ही में एक डेढ़ महीना पहले 2020 के नोबेल प्राइज मिले थे, तो उसमें मैंने क्वेश्चन को कराया था और आपको बताने में बड़ी अच्छी लग रहा है मेरे को। यही डिक्टो क्वेश्चन अभी एसएससी का जो दिल्ली पुलिस एग्जाम चल रहा है उसमें कल ही ये क्वेश्चन आया है। फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में आया था, मुझे कंफर्म ये तो याद नहीं है, लेकिन आया था क्वेश्चन ये। तो मैंने आपको चिक चिक के बताया था फ्रेंड, नोबेल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम के लिए, इसको जरूर आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है। तो फ्रेंड नोबेल प्राइज एकदम कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो एक फील्ड में मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है। और नोबेल प्राइज आपको पता ही है 6 फील्ड में दिया जाता है, जिसमें जो शांति का नोबेल प्राइज होता है वो कहाँ पे दिया जाता है, वो नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी जो 5 दिए जाते हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं। किसकी याद में दिए जाते हैं, तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। उन्होंने किसका आविष्कार किया था, तो डायनामाइट का आविष्कार किया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1901 में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है शक संवत कब आरंभ हुआ था। तो फ्रेंड शक संवत है हमारा जो भारतीय कैलेंडर है, सरकारी कैलेंडर, वो इसी पर आधारित है। इसकी शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कर संबोधित किया था, वो किया था आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी। और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किस सदन का सदस्य होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स ये। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस सवाल को 95% स्टूडेंट गलती करके आते हैं एग्जाम में और सोचते हैं हम क्वेश्चन सही करके आ गए हैं। इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। खासकर रेलवे ने इस क्वेश्चन को बहुत पूछा है, रेलवे और एसएससी ने इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा बार पूछा है। इसका आंसर लोग जानते क्या लगाते हैं, इसका आंसर लोग लगाते हैं लोकसभा, जो कि सरासर गलत है। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ना ही वो लोकसभा का मेंबर होता है, ना ही राज्यसभा का, ना विधान परिषद का। कहेंगे साहब कैसे, लेकिन हाँ इसके पास ये चीज़ है, ये लोकसभा का सदस्यता लेने के पास इसके लिए वो होती है, क्या होती है, सदस्य बन सकता है। इतनी इसके पास क्वालिफिकेशन होती है, ये जो भी होता है ये सदस्य ले सकता है लोकसभा की, बाकी और वैसे मेंबर नहीं होता है लोकसभा का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी एग्जाम में आता है। तो मैं मृतकों का टीला नाम से फेमस है वो है आपका मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के बीच स्थित है। तो फ्रेंड्स ये ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ लीजिए पर्वत वाला चैप्टर से। जो कुमाऊं हिमालय है ये आपके स्थित है सतलुज नदी और काली नदी के बीच में, ऑप्शन नंबर ए। और जो ऑप्शन में सी दे रखा है आपका तिस्ता और दिहांग, इसके बीच कौन सा हिमालय पड़ता है, इसके बीच में असम वाला हिमालय पड़ता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारत में किसके सुझावों पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि अभी देख रहे होंगे इस पर बहुत ज्यादा विवाद भी चल रहा है और किसान इतना हंगामा भी कर रहे हैं, वहाँ पे दिल्ली में आंदोलन वगैरह चल रहे हैं, इसी को लेके सब चल रहा है। तो जो करंट की जो न्यूज़ होती है ना फिर इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन मैं आपके इसलिए लेके आया हूँ। एमएसपी सुना होगा आपने न्यूज़ में। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसको जो न्यूनतम निर्धारित जो एमएसपी निर्धारित करता है ना, वो सुझाव कौन देता है सरकार को, वो देता है आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन नंबर सी। इसको जरूर याद रखिएगा फ्रेंड, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहता है। इसका राइट आंसर है मुंडको उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी। तो फ्रेंड ये भारत की लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई, क्योंकि हमने योजना आयोग को ही खत्म कर दिया। उसके जगह पे क्या आ गया, उसके जगह पे आ गया नीति आयोग। ठीक है। तो इसकी अवधि जो थी वो थी 2012 से लेके 2017 तक की, और लास्ट पंचवर्षीय योजना थी हमारे देश की। ठीक है ना। इसको भी याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया। तो फ्रेंड जब मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था फरवरी या मार्च का, उसमें क्वेश्चन बताया था आपको मैंने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आएगा एग्जाम में। देखिए अभी एसएससी ने क्वेश्चन पूछे भी, सीएचएसएल वगैरह जो एग्जाम होते हैं पूछे थे एसएससी ने। तो फ्रेंड जो कर्म योद्धा ग्रंथ है ये नरेंद्र मोदी जी पे आधारित है, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल फ्रेंड्स, ये काफी बार एसएससी ने रिपीट कराया क्वेश्चन को भी एग्जाम में रिसेंटली। तो फ्रेंड जो लद्दाख है इसमें टोटल 2 जिले हैं, ऑप्शन नंबर सी। और फ्रेंड एसएससी क्वेश्चन इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी का जो एग्जाम है वो टीसीएस करा रहा है, और रेलवे का भी 99% चांस है कि टीसीएस ही पेपर कराएगा। तो जो टीसीएस से क्वेश्चन है उनका जो पूछने तरीका है उससे आप पहले से अगर अवगत रहेंगे तो अपनी तैयारी अच्छी कर पाएंगे। ठीक है ना। और क्या पता इत्तेफाक से इनमें कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए वहाँ पे, तो इसलिए कह रहा हूँ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं, ये भी एसएससी ने पूछा था सीएचएसएल के एग्जाम में। तो फ्रेंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में टोटल 8 विटामिन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं B1, B2,
B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तांबा नहीं, कॉपर। तो फ्रेंड कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है आवर्त सारणी में, वो होता है आपका 29, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसे लिखी? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल फ्रेंड्स, क्योंकि इसके लिए इनको कौन सा अवार्ड मिला था? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, या मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस लेखक हैं ये, और ये कांग्रेस के नेता भी हैं। कौन है ये? शशि थरूर, ऑप्शन नंबर ए। और इनको 2019 में इंग्लिश में, क्योंकि किताब इंग्लिश में है, साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था, बता दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो याद रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एन एरा ऑफ डार्कनेस बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2019 के विजेता अबी अहमद अली का संबंध किस देश से है? तो फ्रेंड्स सबको पता है 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, वो इनको मिला था, अबी अहमद अली को। यहाँ से क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं। अब इनको दिया क्यों गया था? ऑप्शन नंबर ठीक है डी में लिखा हुआ इरिट्रिया। इन्होंने इरिट्रिया के साथ जो विवाद था, संबंध थे, बहुत खराब संबंध थे इन लोगों के, उन्होंने इसी को सुधारा था, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया था, नोबेल का पीस प्राइज दिया गया था, ठीक है ना, 2019 में। 2020 में किसको मिला है? तो 2020 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल फ्रेंड्स ये। तो पंचशील संधि है, इस पे कब हस्ताक्षर हुए थे? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ईयर भी पूछे थे कितनी बार, 1954 में। ये ईयर भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, तभी लिख रहा हूँ मैं। और किसके साथ हमने किए थे ये चीन के साथ हमने किए थे, क्योंकि 1962 से पहले चीन के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। हमारे संबंध बिगड़े 1962 के बाद में, जब तिब्बत पे जो दलाई लामा थे, जब उनको हमने शरण दी थी अपने देश में, तभी चीन हमसे चिढ़ने लग गया था। और तब से आते देखिए लड़ाई बढ़ते बढ़ता किस लेवल की लड़ाई हमारे दोनों देशों के बीच में बढ़ चुकी है, ठीक है। तो इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे देश के थे जवाहरलाल नेहरू, और चाइना के कौन थे? एलन झाऊ, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे इसको पंचशील सिद्धांतों के ऊपर, लेकिन हुआ कुछ नहीं, आखिर 1962 लड़ाई हो ही गई फिर हमारी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है? तो फ्रेंड सुल्तान अजलान शाह कप जो है, ये हॉकी संबंधित है, इसका आयोजन हर साल मलेशिया के द्वारा कराया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट टाइम जो हुआ था, इसका विजेता कौन था? तो इसका विजेता ब्रिटेन था। किसको हराया था? हमारे देश भारत को ही हराया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो फ्रेंड जब भी माइक्रो प्रोसेसर की बात आती है, तो उसमें एक ही कंपनी का नाम फेमस है, कौन है? इंटेल। तो राइट आंसर होगा हमारा इंटेल कॉर्पोरेशन, ये अमेरिका बेस्ड कंपनी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2008 में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी की स्थापना कहाँ की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल फ्रेंड, रिसेंटली एसएससी ने काफी सवाल को पूछा है। तो फ्रेंड जो पुलेला गोपीचंद का संबंध बैडमिंटन से, ये तो आपको पता ही होगा। और इस एकेडमी की स्थापना कहाँ करी गई थी? वो करी गई है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। उस समय तो पहले आंध्र प्रदेश था, लेकिन अब तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, सही ना। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकारों को हटाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल फ्रेंड। तो संपत्ति का अधिकार पहले हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ये विधिक अधिकार बन गया है, ठीक है। तो कौन सा संशोधन हुआ था? तो हुआ था 44वां संशोधन, ये आपको बता चुका हूं मैं, लेकिन कौन से ईयर में हुआ था? तो ये हुआ था 1978 में, यही आपसे पूछा गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये आपको लाइन याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप रेलवे की तैयारी कर लें तो रेलवे मुख्यालय भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड जो साउथ वेस्ट रेलवे है, इसका मुख्यालय है हुबली में, कर्नाटक के हुबली में। हुगली में सब लेना, एक हुगली भी है, बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को, एक है हुगली, ये तो आपके वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और ये जो है हुबली, ये आपके कर्नाटक बेंगलोर के पास पड़ता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का फ्रेंड, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड जो पाल राजवंश के संस्थापक कौन थे? पाल गोपाल, ऐसे पाल गोपाल, पाल गोपाल। तो राइट आंसर होगा हमारा गोपाल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ 30 क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। अब एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन इस बार आज का ये है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत, आमाशय। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को बताइएगा कि इस चैनल पे रेलवे की तैयारी चल रही है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर याद कर लीजिएगा, पीडीएफ वगैरह मैं वहीं पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो में, बाय बाय।